न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आई मीन न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आई मीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्चुअल केपलर और न्यूटन, पहले केपलर ने फिर न्यूटन आए और न्यूटन ने ब्रह्मांड के जितने भी कण हैं उन्होंने कहा क्या, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण का मतलब आप समझिए, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की बात नहीं किया, पृथ्वी की बात नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा ब्रह्मांड के प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इन्होंने आकर्षण के लिए बताया कि जैसे मान लीजिए कोई आपका ग्रेविटेशनल के लिए उन्होंने बताया F g बराबर बल, उस पे जो बल है, ये बल उसके, मान लो कोई ये पिंड है दो, ये आपका यम है, ये भी यम है, ये m1 है, ये m2 है, बीच में आपका r स्क्वायर है, बीच में दूरी है r। तो उन्होंने बताया कि m1 m2 आई मीन दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और साथ ही साथ जो बीच का दूरी है इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा न्यूटन का सिद्धांत था। न्यूटन जी ने यह बताया कि यहाँ पे जो F g है, F g का मतलब है न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है। यहाँ पे उन्होंने बताया G बराबर m बाई r स्क्वायर। m का मतलब है पिंड आपका चंद्रमा का मास हो सकता है, m का मतलब मास ही है, मास का मतलब द्रव्यमान ही है। और इन्होंने बताया जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी यहाँ द्रव्यमान की बात कर रहा है, इसका काहे पर इसका फोर्स निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान पर। अब द्रव्यमान ये जो जी है, ये इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आई मीन जी का जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है 67 इंटू 10⁻⁹ कितना होता है, 11 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब यहाँ अच्छा मैं थोड़ा सा चेक कर रहा था, लेकिन आपको हो सकता है उस समय नहीं याद हो, तो कैसे निकालेंगे F का देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, थोड़ा तो मैं इसको अलग से कर दे रहा हूँ, r स्क्वायर AF, और ये क्या हो जाएगा m इंटू m। r का मतलब क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, आपको बताए थे। F का मतलब न्यूटन हुआ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे किलोग्राम, किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर। ये आपका यूनिट इस तरीके से निकाला जाता है, ये आप चेक कर लीजिए। G का वैल्यू अगर पूछेगा तो इसका होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब बात आती है कि ये क्या है, आप ये जानिए, ये जो है ये इसके द्रव्यमान के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसी भी कण के बीच, कोई भी ब्रह्मांड का कण हो, जो उस पर लगने वाला बल है उसके लिए कांस्टेंट निश्चित किया गया, जो किसी भी कण के प्रकृति पर या ताप पर या नियत स्थान पर या कहीं भी लेके चले जाओ, ऐसे दूसरे शब्दों में जानो कि इसको कहीं भी देखोगे इसका मान अपरिवर्तनीय रहता है, अर्थात परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए इसका एक नाम और कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आई मीन यूनिवर्सल कांस्टेंट के नाम पर इसको जाना जाता है, सार्वत्रिक नियतांक भी कह दिया जाता है। अब यहाँ पे ये जो G का वैल्यू था, ये G का वैल्यू आपको बताया गया। अब इसमें जो आकाशीय ग्रह है, पिंड है, थोड़ा सा समझो आप कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रत्येक पर निर्भर करता है, अर्थात हमें भी ये खींच रहा है, हम भी इसको खींच रहे हैं, प्रत्येक कण जितने हैं एक दूसरे को खींच रहे हैं, परंतु अनुभव नगण्य, पता ही नहीं चलता मुझे खींच रहा है नहीं खींच रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो द्रव्यमान है ना, ये बड़ा नगण्य है, बड़ा थोड़ा सा है, और इसलिए ये महसूस नहीं होता, फीलिंग नहीं होता कि हमें खींच रहा है। लेकिन यही बात पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के जो मास होते हैं, द्रव्यमान होते हैं,
इतने अधिक ब्रॉड होते, इतने अधिक मात्रा में होते हैं कि इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो महसूस होता है, उसका परिमाण बहुत अधिक मात्रा में होता है। अर्थात इसीलिए एग्जाम्पल के लिए कैसे खींच रहे हैं। अब इसमें एक बात का ध्यान रखिए, जो आकाशीय ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है, बुध और उसको प्लूटो को छोड़कर न्यूटन जी ने कहा कि एक बृहद कक्षा में चक्कर लगा रहा है, सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा सिद्ध करना हो तो एक आप रस्सी लो, रस्सी में एक बॉल को क्या करो, उसको बांध लो, पत्थर लो और उसको बांध लो। अब बांधने के बाद आप ऐसे नचाओ, उसको नचाओ तो आप देखोगे कि एक यहाँ पे एक स्पेशल बल लग रहा है जो उधर लग रहा है और पत्थर का बल उस तरफ लग रहा है, हमारे हाथ पर रस्सी का बल हमारा इस तरफ लग रहा है, इसलिए बराबर में वो चक्कर लगा रहा है। कोई ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ढीला पड़ेगा तो फिर पृथ्वी और सूर्य का परिक्रमा आप भूल जाइए, क्योंकि कोई न कोई एक क्या होगा, खींच लेगा और गिर जाएगा। तो यही जो अभिकेंद्र, ये इस तरफ बल लगा रहा है केंद्र, अभिकेंद्र की ओर, और वो उस तरफ बल लगा रहा है, तो अर्थात दोनों के बीच में एक अभिकेंद्र बल लगता है। अब आप ध्यान दीजिए, यह अभिकेंद्र बल जो होता है इतना अधिक होता है कि यही सूर्य का परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी को बल प्रदान करता है और साथ ही चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए एक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स में आप ध्यान दीजिए कि आपके दो लॉज चले थे, एक न्यूटन का चला और एक आपका कूलाम का लॉज चला। कूलाम जी ने क्या कहा, सेम टू सेम दो आवेशित कण Q1 Q2, Q1 Q1 भी हो सकता है, QQ हो सकता है। उन्होंने कहा जो चार्ज है, चार्ज ये Q हो सकता है, ये Q1 हो, ये Q2 हो। उन्होंने कहा Fe जो इस पे बल लगता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, उसके चार्ज के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ये किसका नियम चला बेटा, ये कैपलर, उसका क्या नाम है, कूलाम का, ये कूलाम का लॉज है आपका। अब यहाँ पे उन्होंने Fe बताया, Fe का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज करना, जहाँ चार्ज हो, आवेश हो, और जबकि ये क्या है, Fg है। Fg माने मास पर निर्भर करता है, ये किस पे निर्भर करता है, चार्ज पर निर्भर करता है। दोनों बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो Fe है, Fe बराबर यहाँ पे आपका K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये जो K है, K का भी वैल्यू, ये सार्वत्रिक नियतांक है, ये भी नियतांक है चार्जेबल। इसका वैल्यू जो होता है बेटा लोग, इसका वैल्यू आपका होता है K का मान 9 इंटू 10 पर 9। इसके भी आधार पर आप निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, प्रति कूलाम स्क्वायर। जैसे इसको निकाल के आपका चेक कराए, कभी कभी भूल जाते हैं, हमें फार्मूला याद है बट उसका हमें क्या नहीं याद है, यूनिट्स नहीं बना पाते हैं। तो यूनिट्स बनाने का यही तरीका है, यहाँ पे आप गुणा करोगे, क्या हो जाएगा, F R स्क्वायर, F माने न्यूटन, R माने मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब Q1 Q2 माने बटे कूलाम का स्क्वायर, जिसको हम प्रति कूलाम का स्क्वायर कहते हैं। इसका यूनिट आगे आप हमें लगता है लगा लेंगे। अब यहाँ पे और जानिए, इन दोनों का जो सिस्टम बनता है, जो Fg है, Fg का जब हम पूरा वैल्यू रखते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 पर कितना होता है बेटा, -11। और यम मान लीजिए बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, वो मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पर -31, इतना किलोग्राम होता है। अब यहाँ पे दोनों यम बराबर कर ले तो यम स्क्वायर हो जाएगा, आई मीन कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 पर 31 का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पड़ा रहने दो। इसको जब हम हल करेंगे तो आप जानिए निकटतम में जो इसका वैल्यू आएगा, जी का वैल्यू आएगा हल करने पर 5 गुणित 10 के घाते -71 बटे आर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका अगर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ K का वैल्यू आपका क्या होता है, 9 10 पर 9। अब Q1 Q2 का होता है 1.6 इंटू 10 पर 19 माइनस में, और दोनों अगर बराबर है तो स्क्वायर हो जाएगा बाई आर स्क्वायर। अब इसको जब हम हल करेंगे
तो इसका वैल्यू बेटा लोग निकटतम में आ जाता है। एफ का वैल्यू जो होता है निकटतम में आ जाता है। निकटतम का मतलब समझ रहे होंगे, पूर्णतः शुद्ध रूप से नहीं आ रहा है। निकटतम हो जाता है 10⁻⁻28। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब एफ आई मीन चार्ज पर जो निर्भर करता है, इससे हम तुलना करें तो एफ बटे एफ अनुपात, अगर अनुपात निकाले तो मोटा मोटा 10 के घात में निकालेंगे। तो इसमें से इसको जब घटा देंगे तो 11 में से 8 निकलेगा, 3 आएगा, अर्थात 4 अर्थात 10⁻43। यहाँ पे एफ जी बाई एफ ई आपने देखा कि कितने का आया बेटा, 10⁻43। आई मीन एफ ई की तुलना में जो ग्रेविटेशनल आपका फोर्स है, वो आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ ई, आई मीन जो आपका कूलाम नियम का फोर्स है और जो न्यूटन का फोर्स है, न्यूटन का फोर्स नियर अबाउट नगण्य होता है उसके हिसाब से। क्योंकि देख रहे हो ना कितना -10⁻43, अर्थात एक कारण और है, क्योंकि जो ये है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है एफ जी, जबकि ये माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है आप जानिए। जो आपका एफ जी है बेटा, एफ जी में केवल आकर्षण बल होता है। क्यों आकर्षण बल होता है जी? सिंपल सी बात बताए, क्योंकि दो आकाशीय पिंड, दो कण, कोई भी कण एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। आई मीन उनमें सिर्फ आकर्षण होता है। और जबकि आपका जो कूलाम है, कूलाम ने साफ शब्दों में कहा कि जो उसमें बल है, बल आपका प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो आकर्षण, दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण। इसीलिए आपका कूलाम का नियम आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है, जबकि न्यूटन के बल में बेटा लोग केवल आकर्षण बल लगता है। और ये आकर्षण बल ब्रह्मांड के कोई भी दो पिंड हो, कोई भी दो कण हो, उनमें एक दूसरे को खींचता है, मायने रखता है कि यहाँ पे ये क्या है, ये कैसा बल है, ये ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब साफ शब्दों में कि यहाँ पे जो आपका 1 मीटर की दूरी होता है, कोई भी कण के बीच में 1 मीटर के, प्रत्येक 1 मीटर के बीच के दूरी में इतना बल लगता है। बात समझ में आया होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पढ़ा दिए और इसमें यह भी बता दिए ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नगण्य है। किसके अनुसार बेटा? आपका वैद्युत बल के। वैद्युत बल किस पे निर्भर करता है? चार्ज पर निर्भर करता है, इसलिए उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। जबकि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? ओनली मास पर निर्भर करता है, अर्थात द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अर्थात उसमें सिर्फ क्या है बेटा? आकर्षण बल। और अब आपको आशा करते हैं कि केपलर के सिद्धांत को भी आप, केपलर का सिद्धांत तो 3 बातें बताएं, जो बातें बताएं उसको बाद में बता दिया जाएगा। न्यूटन भी उसी के सिद्धांत पर आते आते अपनी बातें उनको लेते हुए कार्य किए हैं, सिद्ध किए हैं। सबसे पहले तो अपने जो कक्षीय जो वितरण को माने ये सब आपके ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं, केपलर ने ही सिद्धांत बताया था। और आप पाठ जब खोलेंगे तो आप ये मिलेगा लेसन में, लेकिन उसमें से एक पार्ट मैंने पढ़ा है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात कर रहा है। ठीक है ना? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही सार्वत्रिक आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। पहले ही बताया बेटा सार्वत्रिक क्या है बेटा? सार्वत्रिक नियतांक इसको कह सकते हैं आप, ऐसा भी बताया। तो आई होप आपको वीडियो बेटा लोग पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसको देखिए, इसको मन लगा के देखिए, और कम से कम ये तो समझिए कि ये बल क्या है, किसके कितने मीटर के बीच में। और जब इसका समझ लिए ना तो आप जानिए के वाला भी मतलब आप समझ जाएंगे, सेम टू सेम वही है। और वीडियो पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्रसन्न चित्त होकर पढ़िए। धन्यवाद।